Good morning, children. We will continue with Smriti. This is chapter Smriti and part 4. अभी तक हमने जो पढ़ा था वह यह था कि लेखक कुएं में उतरे, उन्होंने धोती बांधी और धोती के एक सिरे पर उन्होंने अपना डंडा बांधा और धोती को डेंग से बांध दिया जो कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। और इस प्रकार कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही लेखक को उतरना था क्योंकि उनका डंडा वहीं पर लटक रहा था। चिल्ड्रन, यहाँ पर आगे यह बताया है कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, उसकी दूरी, इन्हें सांप से उनकी दूरी कितनी होती, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट या फिर 2 फीट। बस इतनी दूरी पर सांप, इन्हें पैर रखते ही सांप तो उनके पैर पर चोट करता ही करता। फिर आगे उन्होंने कहा है, स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास यानी उसकी नीचे की गोलाई। कच्चा कुआं जो होता है वो ऊपर से तो बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाया जाए तो उसकी जो गोलाई होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और जो सबसे नीचे यानी उसके तल में तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो लेखक के साथ भी यही बात हुई कि जैसे ही उन्होंने देखा कि वो कुआं तो बहुत सकरा है नीचे, यानी यदि वे उतरते हैं तो सांप को मारने के लिए उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है और सिर्फ 1.5 या 2 फुट की दूरी सांप और उनके बीच में रहती। चिल्ड्रन, 1 फुट मीन्स 12 इंचेस, तो 1.5 या 2 फीट यानी ये तो बहुत कम है। और जब सांप उनसे दूर रहने का प्रयास करेगा तब ज्यादा से ज्यादा 4 फुट की दूरी पर रह सकता है। तो लेखक के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि वह करे तो क्या करे, वह भी उस दशा में, क्योंकि सांप यदि उनसे दूर रहने का प्रयत्न करता तो उनकी और लेखक की दूरी 4 फीट होती, लेकिन लेखक को कुएं में उतरना तो था ही क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, उन्हें धरातल पर जाकर खड़ा होना ही था। बहुत थक चुके थे वे अभी, क्योंकि हाथ के बल पर ही वे पूरा नीचे उतरे थे, लेकिन अभी उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यानी वापस ऊपर चढ़कर अपना दृढ़ संकल्प तोड़ने का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? इसका मतलब यह है कि हाथों के बल जब वे नीचे उतरे तो उनके हाथ इतने ज्यादा थक चुके थे कि धरातल पर उन्हें उतरना पड़ता, तब जाकर कहीं वे ऊपर फिर से चढ़ सकते। लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एक एक इंच जो जो मैं नीचे उतरता जाता त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ यानी उपाय कि दोनों हाथों से धोती को पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, यानी वो धोती पकड़कर लटक तो रहे थे, पैर से उन्होंने कुएं की दीवार में उन्होंने पैर लगाए और दीवार से पैर लगते ही जो मिट्टी थी वह नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर अपना मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटक रही थी। फॉलोड इट, इन्हें लेखक ने भी अपने पैर ऊपर कर लिए और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, कि लेखक ने अपनी कमर से पैर इतने ऊपर उठा लिए जितना कि 90 डिग्री एंगल पर होता है। चिल्ड्रन, लेखक ने सांप की फुसकार तो ऊपर से सुनी थी, लेकिन जब इतने करीब से उन्होंने सांप की उस फुसकार को सुना तो वे भी सहम गए थे। उन्होंने अपने पैर समकोण बनाते हुए ऊपर उठा लिए, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग लेखक को मालूम हो गया। इन्हें लेखक को समझ में आ गया कि सांप की हमें यदि दिशा बदलनी है तो दीवार पर पैर लगा दो, वहां मिट्टी गिरेगी नीचे और सांप उस दिशा में चला जाएगा। थोड़ा सा झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए, कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हो गया और कितनी दूरी पर थे? 1.5 गज की दूरी पर। ने लेखक ने मिट्टी गिराकर सांप को अलग कर दिया, किनारे पर कर दिया और दूसरे किनारे पर वे खड़े हो गए और उनके और सांप के बीच की दूरी अब कितनी थी? तो 1.5 गज,
एक गज यानी होता है 36 इंचेस। तो 1.5 गज की दूरी पर सांप और लेखक आमने सामने कुएं के धरातल पर खड़े हो गए। आंखें चार हुई। सांप ने लेखक को देखा, लेखक ने सांप को देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा इसलिए कहते हैं कि सांप आंखों से सुनता है, उसके कान नहीं होते हैं बल्कि आंखों से उसे सुनाई देता है। और लेखक ने कहा मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। इन्हें सांप तो चक्षुश्रवा होता ही है, अब लेखक ने कहा मैं भी चक्षुश्रवा हो रहा था। इन्हें आंख श्रवा यानी सुनना, चक्षु यानी आंख, आंखों से सुनना। क्योंकि अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति करके अपनी शक्ति मेरे आंखों को दे दी थी। लेखक ने कहा कि दूसरी इंद्रियों ने, दूसरी इंद्रियां यानी एक तो आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है, तो दूसरी इंद्रियों ने अपनी शक्ति किसे दे दी? लेखक को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। लेखक का पूरा ध्यान कहाँ पर था? सांप के फन की ओर। कब किस ओर आक्रमण कर दे कोई नहीं कह सकता। ये इतनी फुर्तीले प्राणी होते हैं सांप, और ये जो इस जाति के जो जीव होते हैं कि वे पलक झपकते आक्रमण कर दे, कुछ कर दे, विष यानी अपने फन से विष डाल दे। मनुष्य उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा फुर्ती होती है इनमें। सांप ने मोहिनी से डाल दी थी। लेखक ने कहा कि सांप ने उन्हें मानो हिप्नोटाइज कर दिया था, क्योंकि लगातार उनकी तरफ देख रहे थे और लेखक भी सांप की तरफ देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था सांप ने लेखक के ऊपर एक मोहिनी डाल दी है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, क्योंकि सांप ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। लेखक ने सोचा कि वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में है, कि मैं यदि आक्रमण करूं तो वह सामने से आक्रमण करेगा। जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। अब लेखक ने कहा कि उन्होंने ऊपर क्या विचार किया था, या फिर उनको क्या आशा थी कि मैं नीचे जाऊंगा, अपने डंडे से पहले सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाऊंगा। बहुत छोटी सी बात है, और लेखक के लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कई सांपों को मारा था और उन्हें अपने डंडे पर बहुत ज्यादा विश्वास था। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वह तो आकाश कुसुम निकला। आकाश कुसुम यानी आकाश में खिला हुआ फूल, जिसको हम कह सकते हैं कि असंभव चीज, क्योंकि आकाश में फूल नहीं खिलता। तो वैसे ही लेखक ने कहा कि इतना सकरा था वो कुआं नीचे कि लाठी चलाना तो असंभव ही था। तो मैं सांप को मारता कैसे? जगह ही नहीं थी मारने की। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। फिर उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए कहा कि मनुष्य जो सोचता है, जो अनुमान लगाता है, या फिर भविष्य की जो योजनाएं बनाता है, वो कई बार कितनी झूठी निकलती है और बिल्कुल उल्टी यानी बिल्कुल ठीक उसके विपरीत काम होता है। ऐसा हम सभी के साथ होता है कि हम सोचते कुछ और है और हमारे साथ होता कुछ और है। मुझे सांप से साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई। लेखक ने कहा कि जैसे ही सांप मेरे सामने खड़ा हो गया, मुझे मेरी योजना और आशा बिल्कुल असंभव प्रतीत होने लगी। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए होता है। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। अब एक ही काम हो सकता था कि सांप को डंडे से उसके फन को दबा दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा जो सपेरे आते हैं सांप पकड़ने के लिए, उनके पास एक अलग प्रकार का डंडा होता है जिससे वे उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, फिर उसे किसी थैली में डालकर या फिर किसी कपड़े में लपेट कर वे ले जाते हैं। तो लेखक ने कहा कि डंडा चलाने की जगह नहीं थी, सिर्फ डंडे से उसके फन को दबाया जा सकता था। पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़े होने जैसा था। क्यों? क्योंकि यदि फन या उसके पास का भाग नहीं दबा तो सांप तो जरूर पलट कर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना होती
तो फिर उसके पास पड़ी चिट्ठियों को कैसे उठाता? लेखक का मुख्य उद्देश्य तो चिट्ठियां उठाना है, सांप को मारना उसका उद्देश्य नहीं है। और इसलिए लेखक ने कहा यदि फन को मैं दबाता भी तो फिर मैं चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां सांप से सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की तरफ थी। मैं तो चिट्ठियां लेने उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैतरों पर डटे हुए थे, यानी सांप भी सामने खड़ा था उनसे 1.5 गज की दूरी पर और लेखक उनके सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बहुत सावधान थे, अपने अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। एक सांप के सामने 4-5 मिनट खड़े रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन लेखक और सांप एक दूसरे के सामने 4-5 मिनट खड़े थे। दोनों दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। पर लेखक ने कहा कि मेरा मोर्चा कमजोर था। लेखक को मालूम हो गया कि उनका मोर्चा कमजोर है, उनका पक्ष कमजोर है। यदि सांप मुझ पर झपट पड़ता तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता, उसे पकड़कर मार देता। लेकिन उस मारने के साथ सांप भी उस पर आक्रमण करके अपना अचूक तरल विष लेखक के शरीर में पहुंचा ही देता। बहुत विषैला सांप सांप था वो, बहुत बड़ा और विषैला सांप था वो। वह तो जाता ही साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था और इसलिए लेखक ने भी वार करने की जो उसकी योजना थी वह छोड़ दी। उसे डंडे से दबाने का ख्याल लेखक ने छोड़ दिया। पहले लेखक को लगा कि उसके फन को डंडे से दबाकर उसे मार डाला जा सकता है, लेकिन जब सांप उस पर आक्रमण नहीं कर रहा था तो लेखक ने कहा मैं भी उस पर आक्रमण नहीं करूंगा। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसी उठाई जाएं। बस एक सूरत थी कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, इन्हें डंडे से उस चिट्ठियों को सरकाया जाए जहां सांप खड़ा था। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था। लेखक के पास सिर्फ एक कुर्ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप को पकड़ लिया जाए। उनके पास दो ही मार्ग थे, या तो बिल्कुल छेड़खानी मत करो या फिर उसको पकड़कर मार डालो। तो पहला वाला तो लेखक की शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर लेखक को दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। लेखक ने उसे मारने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और लेखक ने कहा कि वह उससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेगा। जिस बात के लिए वह नीचे उतरा है अपनी चिट्ठियों को वो धीरे से सरकाएगा और ऊपर चला जाएगा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की ओर दाईं ओर से पड़ी चिट्ठियों को लेने के लिए डंडा आगे बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी, डंडे पर गिरी। यानी सांप ने बहुत जोर से उस डंडे पर आक्रमण किया। काली बिजली तड़पी, यानी काला जो सांप था वह पूरी ताकत के साथ उस डंडे पर उसने चोट की। हृदय में कंप हुआ, यानी लेखक कांप गए। हाथों ने आज्ञा नहीं मानी, डंडा छूट गया। यानी वो इतना भयंकर दृश्य था और उसकी फुसकार इतनी ज्यादा तेज थी कि लेखक हृदय से कांप गए और उनके हाथ से उनका जो एकमात्र उनका हथियार था जो डंडा वह भी छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, यानी डंडा तो नीचे चला गया, अब लेखक ऊपर उछल गए। जानबूझकर नहीं, जो ही डर कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सी लगी है। पीव यानी होता है पीले रंग का द्रव यानी लिक्विड, और ये क्या था, जहर, सांप का जहर, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। लेखक ने कहा कि सांप ने अपना सर्टिफिकेट रख दिया कि वो कितना बहादुर है, या फिर जो
मोर्चा उसी के पक्ष में है, जीतने वाला वही है, वो सर्टिफिकेट उसने रख दिया। लेकिन लेखक ने कहा कि मैं कहाँ बोल रहा था कि मैं उससे ज्यादा तेज हूँ, मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस तरह अपमानित हुआ, क्योंकि उस डंडे ने सांपों को मारा था, आज सांप उस पर अपना जहर उगल रहा है, या फिर शायद वह सांप का उपहास कर रहा। लेखक ने कहा वह डंडा सांप का मजाक उड़ा रहा था। उपहास करना यानी मजाक उड़ाना, कि देखो तुम मुझ पर कितना भी विष उगलो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। Children, we will continue this.